दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। हम पिछले 20 दिन से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। और इस समय यहां आज चुनाव के दिन घूमते हुए हमें बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान मिले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इक्वेशंस हैं मीरापुर में। और डॉक्टर सांगवान उस सीट से सांसद हैं जहां चौधरी चरण सिंह जहां से पार्लियामेंट पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, जहां से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ते रहे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है मीरापुर में? नहीं, माहौल अच्छा है। जो प्रदेश में सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है और जो भयमुक्त समाज है, इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, तो इसका भरोसा आम जनता में है। तमाम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर जो एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल को वोट कर रहे हैं, हैंडपंप के निशान को इस समय वोट कर रहे हैं और मिथिलेश पाल भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। आपको क्या लगता है कि कितना अंतर हो सकता है हार जीत का? अभी देखने में तो लग रहा है कि देखने में भी जो अब तक चुनाव का जो प्रचार का जो समय था, उसमें तमाम जाति धर्म, तमाम चाहे किसान, मजदूर, गरीब, सभी लोग मिथिलेश पाल जी के साथ हैं, क्योंकि वो प्रत्याशी हमारी महिला प्रत्याशी हैं और भली है। लगता है कि भाई चुनाव जीतने के बाद में सबके काम आएंगी, सरल हैं और सबके अप्रोच में हैं। दूसरा, चौधरी जयंत जी जो आदरणीय हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें गांव गरीब की तरक्की और बेहतरी के लिए उनके विचार है, उनकी सोच है, तो आदरणीय जयंत चौधरी जी की प्रत्याशी हैं। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को जिस तरह विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसमें आम आदमी सुरक्षित है और जो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को उसका मिल रहा है, तो इस कारण सबका भरोसा है कि उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के पक्ष में सब में जोश है और जोश के साथ मतदान हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, मुझे लगता है कि कितने वोटों का अंतर रहने वाला है, लेकिन फिर भी चलिए, अपनी कैलकुलेशन होती है। ऐसा दावा आपने अपने चुनाव में भी नहीं किया था, कोई ऐसा फिगर नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फाइट किससे है यहाँ पे? आपको क्या लगता है किस पार्टी का कैंडिडेट सामने है? हमें तो ये लगता है कि जितना रुझान वोटों का और तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों का, आम आदमी का जितना रुझान मिथिलेश पाल जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी में बिखराव है। और वो कारण है, इसी कारण से मिथिलेश पाल जी का जीत का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, आपकी नज़र में फाइट किससे होगी? कौन कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहेगा अगर आपका आकलन सही निकलता है? स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी से ही दूसरे नंबर पर वही आएंगे। हाँ, फाइट की नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन आएंगे दूसरे नंबर पर वही। हार जीत का अंतर बहुत बड़ा है। तो और तमाम सभी, ऐसा नहीं कि मुस्लिम का वोट राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को नहीं मिल रहा, उसका भी वोट मिल रहा है। और तमाम और बाकी सभी जाति, जो खेती करने वाले जो भी जाते हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो सब एनडीए प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। आप एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, लंबा पॉलिटिकल करियर आपका है और आप लगातार कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट में हम आपको सोशल मीडिया में देखते हैं, आपकी प्रेजेंस, तो आप गरीब लोगों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में जाते हैं। हम भी लगातार 20 दिन से इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं। आज इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हुई। बहुत दुख दर्द है पूरे इलाके में। गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, खाली पर्ची लोग किसानों को दी जा रही है। पिछले सालों का भुगतान बकाया है। कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, गांव-गांव में कैंसर के मरीज हैं यहाँ। कोई ऐसा अस्पताल, इलाज के लिए हमने लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि ऋषिकेश जाना पड़ता है, किसी ने कहा पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है। यानी 100, 150, 200 किलोमीटर के दायरे में उन्हें मूव करना पड़ता है, इसके लिए ट्रेवल करना पड़ता है। ऐसा कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। नदियाँ मर चुकी, काली नदी इस इलाके से निकलती है, कहीं पानी नहीं है। मेरठ में एंट्री करती है तो उसमें जहर फैक्ट्रियों का दिखता है, वहाँ लगता है कि पानी है इसमें। पोल्यूशन की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि AQI एकदम डेंजर जोन में है। लोग, ये महंगाई का सवाल बड़ा है। लोगों ने, यहाँ यूथ ने ये भी सवाल रखा, कई लड़के हमें ऐसे मिले जिनके काम धंधे कोरोना के टाइम में बंद हो गए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास।
तो क्या ये जो सारे सवाल हैं, आपने कहा कि सिक्योरिटी बड़ा इशू है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक सपोर्ट सिस्टम दिया है, तो ये जो सारे सवाल हैं, क्या इन सवालों की जनता उम्मीद कर सकती है कि इन सवालों पर आने वाले समय में कोई ठोस काम होगा, कुछ बदलाव होगा, ये सवाल खत्म हो जाएंगे? देखिएगा, सारी चीज़ें सरकार के ध्यान में हैं और सारी चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई विषय इस समय छूटा हुआ है। जहाँ तक सवाल गन्ने का है और गन्ने के मूल्य का सवाल है, ये जल्दी घोषित होने वाला, क्योंकि अब चुनाव था, आचार संहिता लगी थी, उपचुनाव था, इस कारण से भी गन्ने के मूल्य में घोषित करने में वो रही है और जल्दी होगा और किसानों को उचित और लाभकारी गन्ने का मूल्य मिलेगा। और भुगतान का जहाँ तक सवाल है, इस क्षेत्र में गन्ने के भुगतान में इस क्षेत्र में दिक्कत नहीं, कुछ क्षेत्रों में दिक्कत है और सरकार ने वहाँ भी काफ़ी सख्ती की हुई है कि ये पेराई सत्र के बाद गन्ने का बकाया भुगतान किसानों का चीनी मिलों पर ना रहे। इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है, अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरे जो इशू हैं, जहाँ तक आपने कैंसर का और जो अस्पताल का ऋषिकेश में मरीज जाते हैं, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एम्स की एक यूनिट गाजियाबाद जनपद में खोलने के लिए घोषणा की है और शीघ्र ही गाजियाबाद जनपद में एम्स की नई एक ब्रांच खुलने जा रही है और जिससे हमारे आसपास के 5, 6, 7 जिलों के लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में था, आदरणीय चौधरी जैन जी के संज्ञान में तो साथ साथ थे, चर्चा हुई है और गाजियाबाद में एम्स की नई ब्रांच खुलने जा रही है। बाकी हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो हमारे देश की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, जो छोटे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए वो संकल्पित है और उस पर योजनाओं पर काम भी चल रहा है। और बाकी जो सवाल हैं छोटे हैं, जो कोरोना काल में जिनके कारोबार व्यापार बंद हुए हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं जिन योजनाओं पर हमारे नौजवानों को आना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, वो छोटे छोटे काम, अपने रोजगार, आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा भारत जा रहा है। और प्रदेश के लिए भी मुखिया हमारे प्रदेश के वो भी यही चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान आम आदमी। उसके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और बैंकों को निर्देश हैं कि जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको आसानी से कर्ज दें और वो सस्ती दरों पर दें ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। नौकरियों में पारदर्शिता से काम हो रहा है। अब सारी नौकरियों में अब नहीं है भाई भतीजावाद कि अब होगा कि सूचियाँ बनाई और फाड़ दी, किसी को चाहा उसको भर्ती कर दिया, जिसको चाहा उसको रख लिया, पैसे से कर लिया, धन से बल से। वो सारी चीज़ें ख़त्म है। पारदर्शी तरीके से सबको, नौजवान को जो योग्य है, योग्यता का आधार पर सबको रोजगार, जो नौकरियाँ हैं वो उनको दी जाएंगी, सारे पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है और यही भरोसा है आम आदमी में, जिस कारण उत्तर प्रदेश में इस समय एनडीए की बयार बह रही है, लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, सबका भरोसा है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अंदर, बहन बेटी अब बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काम पर जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, उनको कोई डर नहीं है। और पहला का दौर था, पहला आपने दौर देखा कि जब गौ माता हमारी, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके लिए एक रोटी, जब खाना बनता है रोटी सबसे पहले गाय की निकाली जाती है। पहले गाय का ये हाल था कि गाय कसाई को देखते कांपती थी, थर-थर कांपती थी। आज हाल ये है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, आज कसाई गाय को देखकर कांपता है। इतना डर है, ये भय है कि कानून के खिलाफ काम करने वाले लोग, उनको पता है कि सजा मिलेगी। इस समय ठीक है, वातावरण अच्छा वातावरण है। और लेकिन एक संकट तो अभी भी है, आपने सारे काम गिनाए हैं। 60 हज़ार वैकेंसी निकलती हैं, 10 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। हर सरकारी भर्ती में यही स्थिति है। तो क्या ये उम्मीद करें नौजवान की जो अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, यूपी का, उससे पहले ये रेशो गिर जाएगा, इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां मिल जाएंगी युवाओं को? देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा था, देखिए हमारे जो कौशल विकास मंत्रालय है कि जो बच्चों को, जो नौजवान हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं कि वो अपने रोजगार स्वयं, अपने काम, अपने उद्योग, छोटे मोटे कारोबार वो अपने खुद के करें। और उस सरकार ने बैंकों को निर्देश दे रखे हैं कि उनको, नौजवानों को अपना काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जहाँ तक सवाल आपने कहा कि इतनी वैकेंसी पे इतने आवेदन आते हैं,
देखा कि इतने बड़े पैमाने जितनी सीमित नौकरियां हैं, नौकरी तो वही मिलेंगी, नौकरियां की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। इसीलिए हमारा जो केंद्र सरकार का जो इस समय निर्णय भी है और जो उनका संकल्प भी है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे यही मकसद है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। नौकरी उतनी होंगी जितने पद हैं, नौकरी उतनी होंगे, बाकी जो नौजवान हैं वो अपने अपने काम करें। हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहें। जो हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ वो नहीं तैयार हो पाते हैं। तो केंद्र सरकार ये चाहती है कि सारी चीज़ें हमारे देश में ही उपलब्ध हों। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक व्यक्ति अपने रोजगारों में, अपने काम में वो प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो और उसी को काम को शुरू करें, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ें और ये भारत हमारा आत्मनिर्भर भारत बने आने वाले साल में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सवाल करें कुछ। डॉक्टर साहब, चूँकि ये तो मीरापुर का चुनाव है, यहाँ तो आज चुनाव समाप्त हो जाएगा। बड़ा सवाल, चूँकि आप धरातल के रहे, हमेशा रप टप आपका जीवन रहा और हमेशा आप सच बोलते हो। हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं और एनसीआर में आप देखो, ये बहुत दुर्भाग्य है कि अभी 2 दिन पहले कोहरा पड़ा और तमाम स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। मतलब ये स्थिति है कि लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। क्या ऐसा काम चल जाएगा सरकारों का कि एक सरकार कहेगी कि किसान पराली जला रहे हैं और आपस में दोनों टकराव होता है, सिर्फ के पराली जला रहे हैं, इस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि आप लगातार संसद में बोलते भी बहुत टाइट है। ये बड़ा इशू है, लोग बीमार हो रहे हैं, फेफड़े लगातार खराब हो रहे हैं। आखिर क्या समाधान होगा इसका पोल्यूशन का? नहीं, पर्यावरण का, प्रदूषण का तो बड़ा सवाल है। इस पर सरकार इसको लेकर चिंतित है। ऐसा नहीं है, अभी देखिए कि प्रदेश सरकार भी चिंतित है और अभी चीफ सेक्रेटरी ने सभी जनपदों के कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए हैं कि जो इस समय प्रदूषण जिस तेज़ी से बढ़ा है और लोगों को उससे असुविधा हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेकर चिंतित है। तो सरकार इस पर काम कर रही है और इसके जो और सारे कारण हैं जिस कारण ये बढ़ रहा है प्रदूषण, तो इस पे भी सरकार काम कर रही है और इसके सवाल सभी को साथ रख के इस पर काम करना होगा। इसमें अकेले सरकार ही नहीं कर सकती। जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे, इस तरफ हम अपना ध्यान नहीं देंगे, तब तक इस समस्या का समाधान, ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा सवाल है और जीवन के लिए हर आदमी को आगे बढ़कर होकर इस पर पहल करनी होगी, इस पर साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। अपने जीवन के प्रति हम सचेत रहें, जीवन को सुरक्षित रखें, उसमें देश और प्रदेश की सरकार के साथ साथ आम आदमियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। उसी के लिए जागरूकता अभियान भी हमारे सामाजिक संगठनों को चलाना चाहिए और चला भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब सब लोग जागरूक होंगे तो इसका समाधान आसानी से निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको कभी हमने गुस्से में नहीं देखा, पर जब कई बार देखते हैं गुस्से में, पुलिस को लेकर हम आपको बहुत गुस्से में देखते हैं। आप सरकार में भी हैं, कई बार हमने देखा है कि आप फ़ोन करते हैं तो थानेदार फ़ोन तक रिसीव नहीं करते। समस्या का तो समाधान की तो बात दूसरी है। तो क्या जो सरकार का पूरा एक बड़ा फोकस है, कानून व्यवस्था सरकार बात करती है और एक तरफ किसान और जो छोटे लोग हैं उनका मुकदमे दर्ज नहीं होते? मैंने आपको कई बार इस पर गुस्सा करते देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही घटनाएं हैं उनके मुकदमे कायम भी होते हैं और थाना पुलिस उनके मुकदमे कायम भी करती है। उनके लिए अब तो थाना दिवस, तहसील दिवस, सारे दिवस में प्रदेश सरकार ने वो चला रखे हैं। उन पे भी लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, वो पंजीकृत भी होते हैं और उसमें जवाबदेही भी है, उसका निस्तारण करके उसका जवाब भी देना होता है। बाकी जहाँ कहीं कोई दिक्कतें ऐसी कोई करते हैं, कभी कभी हो जाता है पुलिस महकमे में कोई ढीठ हो गया, थानेदार अपना निरंकुश हो गया, उसको अंकुश में लाने के लिए, है ना, अधिकारी कभी कभी अपना चाबुक चलाते हैं, उनको दंडित भी करते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन जो सरकार का जो मुखिया हमारे हैं, जो सोच, जो विचार उनके हैं कानून व्यवस्था को लेकर, हम सबकी जिम्मेदारी नीचे तक, जो शासन से, प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि प्रशासन के, जो सरकार के मुखिया की जो भावनाएं हैं, जो सोच है, जो विचार हैं, हम उन पर काम करें। आम आदमी को लगना चाहिए कि ये कानून का राज है और उसी लिए कभी कभी कोई बात, सवाल ऐसा आ जाता है तो वही हमारे मन में ख्याल जो घूमता है कि मुखिया क्या चाहते हैं और नीचे का कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उस पर जरूर कभी कभी गुस्से की बात है कि भाई या तो सुधार लो वरना मुख्यमंत्री सुधार देंगे, और वो जो मुख्यमंत्री सुधारेंगे तो वो दंड बढ़ा देंगे, वहाँ फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है। तो इसलिए चलता रहता होता है। सर, आप इस समय बहुत बड़ी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चूंकि आप छात्र नेता रहे, पूरे वेस्ट यूपी में आपको लोग छात्र नेता के रूप में जानते हैं,
तो अब तो चूंकि वो बड़ी सीट है बहुत, जहाँ से चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने, चौधरी अजय सिंह साहब उस सीट से रहे, उस आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो गर्व की बात है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है वो छात्र संघ अध्यक्ष कहलवाना अभी भी आपको कहीं कहीं अच्छा लगता है? गुरदर्शन सिंह एक IPS थे, उनकी बात मेरे याद आ गई। नहीं, ये देखिएगा, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है जो देश के इतने बड़े नेता आज जिनको किसानों का, गरीबों का मसीहा कहते हैं, और जिन्होंने गांव की, गरीब की सदैव बेहतरी के लिए चिंता की अपने राजनीतिक जीवन में, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि, उस सीट से मुझे लोकसभा का सदस्य बनने का मौका आदरणीय चौधरी जयंत जी ने मुझे दिया। वहाँ के लोगों ने, जिनके दिलों में चौधरी चरण सिंह जी बसते हैं, उन्होंने भरपूर मुझे प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और मुझे संसद का सदस्य बनाकर मुझे दिल्ली भेजा है। तो मेरा मन तो बहुत करता, मैं 24 घंटे में आम आदमी की तरह ही मैं घूमता हूँ उनके बीच में, और आम आदमी की तकलीफ को मैं देख के उनको अपने गले से लगा लेता हूँ, सीने से लगा लेता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनके बीच में जाकर उनकी बात को सुनना, और उनकी बात को लेकर, उनकी दिक्कतों को लेकर, समस्याओं को लेकर जब मैं प्रदेश सरकार के मुखिया से या हमारे देश के जो हमारे केंद्र सरकार में हमारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो खुद चाहते हैं कि आम आदमी की दिक्कतें ख़त्म होनी चाहिए, जब मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ इन लोगों की दिक्कत है, तो उस पर वो बहुत आसानी से विचार करते हैं और उनका रुझान बढ़ता है कि हाँ, ये जो विषय लेकर आए हैं ये अच्छा विषय है और आम आदमी की दिक्कतें इससे समाप्त हो। क्योंकि मैं कभी निजी बात नहीं रखता, मैं आम आदमी की जो दिक्कत है उनके बारे में बात रखता हूँ, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और काम करने में उनको खुशी मिलती है, तो जाता हूँ। और बाकी तो वो गुरदर्शन सिंह नहीं, वो डॉक्टर बिक्रम सिंह क्या था, वो उस समय IG से प्रमोट हो गए थे, एडिशनल DG थे और मेरठ में थे, तो तब उन्होंने मजाक में कहा था, क्योंकि जब वो IPS बने और अंडर 10 थे मेरठ में, तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, और जब वो यहाँ IDG की बात ADG भी थे मेरठ में, उनका प्रमोशन हो गया था, तो तब मैं उनके यहाँ गया भीड़ भाड़ को लेकर उसमें प्रदर्शन करने, तो तब उनको पुरानी बात भी सारी याद आई। हालांकि वो DG से रिटायर हुए, आजकल शायद वो कहीं यूनिवर्सिटी में किसी में वाइस चांसलर का पद देख रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने तब कहा था, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा था सांगमन कब तक छात्र नेता रहोगे, मेरे इतने प्रमोशन हो गए, आप वहीं हैं अभी। तो अब मैं कह देता हूँ, उनकी बात ऊपर वालों ने सुनी है, ईश्वर ने सुनी और आदरणीय चौधरी जयंत जी ने और NDA के तमाम नेताओं ने सुनी। मेरा भी प्रमोशन हुआ, मुझे सेवा आपके पास कि अब तो आपका प्रमोशन हो गया। हाँ, और मुझे सेवा करने का मौका, ऐसी जगह का सेवा करना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी सीमाएं नहीं बंधी हैं कि मैं बागपत की सीमाओं तक हूँ। मेरा मन करता है कि पूरे प्रदेश में जहाँ के व्यक्ति को दिक्कत हो, पूरे देश में जहाँ के व्यक्ति को दिक्कत हो, जहाँ के समाज की दिक्कत हो, जिस वर्ग की दिक्कत हो, अगर मेरे संज्ञान में आती है तो मैं लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने जरूर उस विषय को रखता हूँ और उस विषय पे काम करने का, उस विषय को सुलझाने में NDA सरकार को भी खुशी मिलती है कि जो उनका संकल्प भी है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाएं, आम आदमी सुरक्षित भी रहे और आर्थिक रूप से सशक्त भी रहे, उस ओर सरकार काम करती है। तो जब मैं ऐसे विषय रखता हूं तो उनको भी अच्छा लगता है और काम करने में भी उनको आनंद की अनुभूति होती है। सर, ये लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो आप कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? 9 सीटें जीत रहे हैं उपचुनाव में, NDA जीत रहा है, दूसरों के पास मुद्दा नहीं है कुछ भी, और वो सिर्फ सांप्रदायिक बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस विजन पे नहीं किसी कोई आम जनता उनको सत्ता सौंप देगी। तो 9 के 9 उपचुनाव जो है NDA जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, NDA जो चुनाव लड़ रहा है 9 सीटों पर NDA प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उसके नतीजे 23 तारीख को सामने आएंगे, 23 तारीख को देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट। इस व्यस्त शेड्यूल में हमें समय देने के लिए सांसद जी आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आप, हमने अपनी समझ के आधार पर सवाल किए हैं, ग्राउंड पर लोगों के बीच जाते हुए, बात करते हुए जो सवाल हमें समझ में आए, आपके वो सारे सवाल हमने उठाने की कोशिश की है। आपको हमारे सवाल और सांसद जी के जवाब कैसे लगे, आप कितना संतुष्ट हैं इन सवालों से और इन जवाबों से, और क्या और भी सवाल आपके जहन में हैं, वो सारे सवाल आप उठाइएगा। हम भविष्य में जब कभी मुलाकात होगी तो सांसद जी से समय लेकर के फिर उन सवालों पर बात करेंगे। अच्छे वोटर का और अच्छे पत्रकारों का दायित्व यही है कि वो सत्ता के सामने सवाल उठाते रहें, आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहें, चुभते सवाल करते रहें, असहज करने वाले सवाल करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।